तो टॉरिस-एलिस थ्योरम और स्टोक्स लॉ पर रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स बच्चों ने पूछी थी, जो डीपीपी में है, तो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। टॉरिस-एलिस थ्योरम आपको पता होगा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी कंटेनर में हमने कुछ लिक्विड अगर भर दिया है और ऊपर से h डेप्थ पर अगर हमने होल कर दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होता है √2gh, और इसका रेंज आया था 2√h इंटू h माइनस h। तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे उसमें एक ये था, एक कंटेनर में 2 लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है 2 रो और इसकी डेंसिटी है रो। दोनों को हमने बराबर हाइट तक पढ़ा है। h हाइट तक, और यहाँ से h/2 डिस्टेंस पर एक होल कर दिया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगी। तो बेसिक जो बात इसमें यह है कि 2 लिक्विड है यहाँ पर, तो यहाँ पर v इक्वल टू √2gh हम जब लगाते हैं तो एक लिक्विड के लिए लगाया करते थे, पर बर्नौली इक्वेशन आपने लगाना सीख रखी है, तो बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे आप। इसलिए मैंने आपको पूरा इसमें डेरिवेशन भी बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन अलग से आ जाए। तो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं B, इसके ठीक सामने यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं A, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं C, ठीक है ना। तो पॉइंट C, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट C पर अगर आप बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर आएगा P0 प्लस ρgh, वेलोसिटी 0, ठीक है ना। ये हमने रेफरेंस ले रखा है यहाँ पर, इस पर प्रेशर तो ये आ ही गया, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ से h हाइट पर है ये, ठीक है। A पर देखें अगर आप प्रेशर, तो A पर जो प्रेशर आएगा वो आएगा C पर जो प्रेशर है उससे 2 रो g h/2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट h/2 है, प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पर आ जाएगा P0 प्लस ρv²/2, लेकिन इसकी डेंसिटी 2 रो है, इसलिए 2 ρv²/2, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ पर सॉल्व करें इसको। ये P0 प्लस 2 ρgh हो गया, PC प्लस ρgh, ठीक है। इससे PC की वैल्यू आ जाएगी, और PC की जो वैल्यू इससे आएगी वो आ जाएगी P0 प्लस ρgh
वो आप यहाँ रख देंगे इस जगह पर। तो ये आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच बाई 2, पी नॉट प्लस 2 रो वी स्क्वायर बाई 2, रो जी एच प्लस रो जी एच हो गया 2 रो जी एच, तो ये आ जाएगा बी बराबर अंडर रूट 2 जी एच, जबकि लिक्विड की हाइट यहाँ से कितनी थी एच बाई 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो ए पर प्रेशर डायरेक्ट भी ला सकते हैं। ए पर जो प्रेशर आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट होगा, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, और यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 2 रो जी एच। तो पी नॉट प्लस 2 रो जी एच बराबर यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपने स्टोक्स लॉ पर पूछा था, और उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, वो ये था कि एक पानी की बूंद है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 0.0015 मिलीमीटर, जैसा कि उस क्वेश्चन में है जो आपने पूछा है, और वो एयर में गिर रही है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दिया था आपको एयर का 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵, और आपसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछी गई थी। ठीक है ना। उसमें लिखा था कि डेंसिटी ऑफ एयर को आप नेगलेक्ट कर दो। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी का, वो ये है v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर रो जी बाय ईटा 1 माइनस सिग्मा बाय रो, रो को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। ठीक है ना। इसमें आपको रेडियस की जगह रखना पड़ेगा, ये रेडियस दे रखा है आपको जो है 15 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। ठीक है ना। और रो डेंसिटी ऑफ वाटर जिसकी बूंद है, उसकी जगह हम 1000 ले लेंगे, जी की जगह हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से डेटा में आप ध्यान से देखिएगा कि वो मिलीमीटर में है कि मीटर में है ना। उसमें से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, जो मैंने डीपीपी दिया थोड़ा प्रिंटिंग में उसमें थोड़ा मिस्टेक है, 2 बार एम दिख रहा है। तो आप दोनों से करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि मिलीमीटर से हो और हो सकता है कि मीटर से हो। ठीक है ना। बस वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी क्वेश्चन वाला पूछा गया था, ये भी 2-3 बच्चों ने पूछा है। ये एक ट्यूब है, ये 2 ट्यूब में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है। यहाँ पर ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ए पर दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बी दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट सी पूछा गया है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी गई है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे आप। तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर जितना मास एंटर होगा उतना ही दूर जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एम ए इक्वल टू एम बी प्लस एम सी, या फिर पर सेकेंड मास, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है लिक्विड की, तो इसका मतलब dv बाई डी टी पॉइंट ए पर बराबर होगा dv बाई डी टी एट बी प्लस dv बाई डी टी एट सी। dv बाई डी टी को कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये हो जाएगा a1v1 और यहाँ हो जाएगा a2v2 प्लस a3v3। अब a1 की जगह आप रख देना 2a, वेलोसिटी 10, a2 की जगह 2a, वेलोसिटी 2, और ये है a और v3 आपसे पूछा गया है। a कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू 4 प्लस v3, तो v3 यहाँ पर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि इस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है, तो नो इफेक्ट ऑफ एंगल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक एडिशनल पॉइंट पढ़ लेते हैं। वेंटूरी मीटर, नीट 23 में इस पर क्वेश्चन आया था। वेंटूरी मीटर क्या होता है? इसमें 2 अलग अलग क्रॉस सेक्शन की ट्यूब्स होती हैं, और वेंटूरी मीटर वो डिवाइस होती है जिसमें हम प्रेशर डिफरेंस या रेट ऑफ फ्लो पता लगा सकते हैं। तो इसमें आपको 2 यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब दिख रही हैं, ये 2 ट्यूब्स हैं। और इसके अंदर लिक्विड फ्लो होता रहता है।
अब मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कि इस वाले पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, इस वाले पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी मान लेता हूँ V1, यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी मान लेता हूँ V2। तो आप दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे एक ही हाइट पर, और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के लिए बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए, तो पॉइंट ए पर ये हो जाएगा पी ए प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2। हमने इसी को रेफरेंस ले लिया है तो हाइट 0 हो जाएगी। और बी के लिए हो जाएगा पी बी प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप ये क्वेश्चन भी यूज़ कर ही सकते हैं। A1 V1 बराबर A2 V2। पॉइंट बी पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये वाली क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई, तो इसको कम होना पड़ेगा तभी ये सम बराबर आएगा। इसका मतलब हमें एक बात इसमें जो क्लियर हुई है वो ये कि जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पर प्रेशर कम है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। जहाँ एरिया कम है वहाँ लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। और जहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, बड़ा क्रॉस सेक्शन है, पाइप जहाँ पर चौड़ा है, क्योंकि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो जहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने से ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन बराबर होने के लिए पी ए को ज़्यादा होना पड़ेगा। पी ए को ज़्यादा होना पड़ेगा इसका मतलब वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर प्रेशर कम होगा और ए पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बी पॉइंट पर प्रेशर कम है, यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये जो लिक्विड होगा ये इस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए इस पॉइंट पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ट्यूब के अंदर, लिक्विड के अंदर हाइट का डिफरेंस दिखाई देगा। और अगर लिक्विड की हाइट का डिफरेंस h है तो आप ये बात जानते ही हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो पी ए माइनस पी बी ये आ जाएगा रो बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इन दोनों में हाइट h का डिफरेंस है तो पी ए माइनस पी बी की जगह आप लिख देना रो जी एच। तो इस तरह से आप प्रेशर डिफरेंस पता कर सकते हैं। अगर हाइट दे रखी है तो वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो वेंचुरी मीटर का जो बेसिक यूज होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। 23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पर बेस्ड होता है, तो ये तो आपने देख ही लिया। वेंचुरी मीटर इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। ऐसी एक डिवाइस और भी होती है जिसे हम बोलते हैं पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब जो होती है इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या फिर आप इसे रेट ऑफ फ्लो भी पता कर सकते हैं। ये भी बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड होती है। इसके अंदर इस तरह का एक ट्यूब होता है जिसका आगे से जो माउथ है वो
उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल पतला होता है, छोटा होता है, और इसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर करें हम, ये पॉइंट ए जो इस पाइप से बाहर है और एक पॉइंट बी जो इसके ठीक अंदर है। तो पॉइंट ए के लिए क्या लिखोगे आप, पी ए प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2, ये पॉइंट ए के लिए लिखा। पॉइंट बी के लिए क्या लिखोगे आप, पी बी प्लस, यहाँ तो लिक्विड है नहीं तो उसकी वेलोसिटी को आप 0 मान लोगे, ठीक है ना। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर पी ए और पी बी आ गया, तो रो वी स्क्वायर बाई 2 बराबर आ जाएगा पी बी माइनस पी ए, यानी कि पी बी प्रेशर बढ़ गया है, पी ए कम रह गया है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड इसमें एच हाइट तक चढ़ जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा √2gh। तो इससे भी आप वेलोसिटी पता लगा सकते हैं, और इसे बोला जाता है पिटोट ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें अगर, तो पी ए कम क्यों है, क्योंकि इसमें इतना जुड़ने के बाद में ये पी बी के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पर। तो अब आप चाहें तो पता कर सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस है वो रो जी एच के बराबर आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी √2gh, ठीक है। इसे पिटोट ट्यूब कहा जाता है, और ये भी बर्नौली इक्वेशन पर ही बेस्ड है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फिर कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। सरफेस टेंशन, ये चैप्टर आपको बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना है, और उन्हीं टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन को आप ये मान सकते हैं कि दिस इज अ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहले तो हम जाने सबसे पहले कि फ्री सरफेस क्या होता है। फ्री सरफेस का मतलब वो सरफेस होगी जिसमें लिक्विड किसी दूसरी मटेरियल या दूसरे मीडियम के साथ कांटेक्ट में हो, तो उसे हम फ्री सरफेस कहेंगे। मतलब लिक्विड जो है वो किसी दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में जहाँ आएगा वो फ्री सरफेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सॉरी, अगर आप किसी कंटेनर में, जैसे ये कोई ग्लास यानी कांच का कंटेनर है, और इस कांच के कंटेनर में अगर आपने लिक्विड को भर दिया है,
तो आप देखेंगे लिक्विड कहाँ पर है और कहाँ पर वो दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में है। तो एक तो हम सबसे ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो एयर के साथ कांटेक्ट में होगा। दूसरा हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिक्विड जो है वो ग्लास के साथ कांटेक्ट में होगा, और इसी तरह से यहाँ पर या फिर इस पॉइंट पर लिक्विड ग्लास के कांटेक्ट में होगा। तो जहाँ जहाँ पर लिक्विड अलग मीडियम के कांटेक्ट में है वो फ्री सरफेस कहलाएगी। तो ये फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेस है, और ये भी फ्री सरफेस है जहाँ पर ये ग्लास के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब अगर हम एक बबल पे विचार करें या फिर हम एक ड्रॉप पर विचार करें, ये ड्रॉप है और ये बबल है। बबल का मतलब जैसे साबुन का बुलबुला होता है, ये लिक्विड की ड्रॉप है और ये बबल है। साबुन का सोप का बबल देखा होगा आपने, उसमें ये लिक्विड की फिल्म होती है, बाहर एयर है और अंदर भी एयर है। तो इसका मतलब इसमें एक तो ये फ्री सरफेस हो जाएगी और एक ये फ्री सरफेस हो जाएगी। तो इसके अंदर 2 फ्री सरफेसेस होंगी, जबकि यहाँ पर केवल ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, तो इसके अंदर एक फ्री सरफेस होगी। तो पहले तो हमने ये जान लिया है कि फ्री सरफेस होती क्या है। लिक्विड दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में जहाँ आएगा वो फ्री सरफेस कहलाएगी। अब होता क्या है, एवरी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जितनी भी फ्री सरफेस होती हैं, हैज़ टेंडेंसी टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। हर लिक्विड सरफेस में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करती हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इस प्रॉपर्टी को ही सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन की प्रेजेंस में in the presence of surface tension, the free surface of liquid, the free surface of liquid behaves like a stretched plastic membrane। जैसे कि बैलून होता है, गुब्बारा खींचा हुआ, प्लास्टिक तो आपको पता ही है, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, लेयर। खिंची हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है लिक्विड की फ्री सरफेस, और इस प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो अगर आप कोई लिक्विड सरफेस की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंटेनर में लिक्विड भर दिया है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया है, तो इसके ऊपर जो सरफेस होगी वो इस तरह से आपको सर्कुलर दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको ये सर्कुलर सरफेस दिखेगी।
सरफेस टेंशन की वजह से ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप इस लिक्विड को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर अगर हम इस लिक्विड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसका जो ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, पार्ट ए जो है वो इस बी को अपनी तरफ खींचेगा और ये पार्ट बी जो है वो इस सरफेस को अपनी तरफ खींचेगा। जिससे ये इसमें टेंशन दिखाई देगा। और जो लाइन हमने एज्यूम की है, इसका मतलब अगर एक लाइन ऑफ लेंथ L is considered at liquid surface, अगर आपने लिक्विड सरफेस पर एक L लेंथ की लाइन कंसीडर की है, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इससे हमें सरफेस टेंशन की यूनिट पता लग जाएगी। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का जो रीजन होता है, एक तो इसका रीजन होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब द फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और दूसरा रीजन इसका ये है कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं। देयरफॉर स्टेबिलिटी लाने के लिए ये मॉलिक्यूल सरफेस पर नहीं रहना चाहते, यानी कि लेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए। सरफेस पर मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए, इसका मतलब सरफेस का एरिया कम होना चाहिए। और सरफेस का एरिया कम होना चाहिए, इसलिए ये सरफेस टेंशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया को मिनिमाइज करता है। तो पहले तो हम ये पता लगाए कि सरफेस टेंशन का फोर्स हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आप फ्री सरफेस को आइडेंटिफाई करें। फिर उसके अंदर आप कोई लेंथ कंसीडर करें और उसके बाद में आप यूज करें T इक्वल टू F/L या F इक्वल टू T इंटू L।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई लिक्विड की फ्री सरफेस है, जो आप देख रहे हैं गिलास में पानी भरा हुआ है और ऊपर से आप देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब इसमें अगर कोई आपने डिस्क रख दी है, ये डिस्क है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये डिस्क है जिसकी रेडियस r है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस के अलोंग लगेगा, तो ये फोर्स हो जाएगा T इंटू 2πr। इसी तरह से अगर आपने इसके ऊपर कोई रिंग रख दी है, तो इसमें दो सरफेसेस हैं, अगर अंदर की और बाहर की रेडियस अलग अलग है तो 2πr1 प्लस 2πr2। इसी तरह से अगर आपने इसमें कोई निडल रख दी है, तो इसमें भी दो सरफेस होंगे, एक तो ये और एक ये, तो इस पर फोर्स हो जाएगा T इंटू 2L या 2T इंटू L। ठीक है ना। इसके जब क्वेश्चंस करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमेशा लेंथ आएगा, तो जो भी सरफेस फ्री सरफेस है उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा मीडियम है, तो आप उस मीडियम की लेंथ लेंगे, फोर्स उस लेंथ पर ही लगेगा, पूरी सरफेस पर नहीं लगेगा, उस सरफेस की लेंथ पर लगेगा, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन को हम शुरू करते हैं और हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, सबसे पहले एक्सेस प्रेशर, चलिए उससे पहले भी बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, सरफेस एनर्जी, दूसरा एक्सेस प्रेशर, तीसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट, चौथा कैपिलरी एक्शन। ये चार टॉपिक हैं इस चैप्टर के और इन चारों पर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सीधा सटीक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो पहले हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। अब ये बात आपको समझ में आ गई है कि लिक्विड की सरफेस जो होती है वो चाहती है कि उसका एरिया मिनिमम हो, तो लिक्विड सरफेस ट्राइज, कोशिश करती है टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अब अगर आप इफ वी इंक्रीज द एरिया, अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहती नहीं कि एरिया बढ़े, वो चाहती है कि एरिया कम हो जाए, जबकि हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क इज टू बी डन एंड वर्क डन पर यूनिट एरिया सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा आपको यहाँ पर, वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। तो ये वर्क डन जो आएगा T इंटू डेल्टा ए, ये वर्क है और यही वर्क सरफेस एनर्जी कहलाएगा। आपको ज़रा देखने में कठिन लग रहा है ये, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये पानी के छोटे छोटे नेग्लिजिबल रेडियस के ड्रॉपलेट्स हैं और इनको मिलाकर के आपने एक ड्रॉप बना दिया, तो पहले तो ये बिल्कुल दूर दूर से इनका वॉल्यूम कुछ था नहीं,
एरिया भी कुछ नहीं था। तो आपने जब इसको ड्रॉप बनाया तो इस ड्रॉप का सरफेस एरिया हो गया 4πr²। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा T इंटू एरिया, और यही कहलाएगा सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप। इसको कई बार यू से भी दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा T इंटू 4πr²। और अगर ऐसी बबल है जिसका इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है, तो इस बबल की सरफेस एनर्जी हो जाएगी T इंटू 2πr1² 4πr1² प्लस 4πr2²। और अगर r1 और r2 बराबर हैं तो ये हो जाएगा 8πr²T। ये उस बबल की एनर्जी हो जाएगी जिसकी लेयर बहुत थिन है और इसकी इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस बराबर है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो सरफेस है, इसलिए ड्रॉप का डबल हो गया। इसका मतलब अगर हम बबल की बात कर रहे हैं तो बबल की सरफेस एनर्जी ड्रॉप की सरफेस एनर्जी की 2 टाइम्स होगी, ट्वाइस होगी, यानी कि डबल होगी। ठीक है ना। अगर आपने कई छोटी छोटी ड्रॉप को मिलाकर के बड़ी ड्रॉप बना दी, तो इसका एरिया जो था पहले, एक ड्रॉप का एरिया 4πr², तो n ड्रॉप्स का मिलकर के n हो जाएगा। और यहाँ पे ये बड़ी एक ड्रॉप बन गई है। पानी की क्वांटिटी में तो कोई चेंज आया नहीं, तो पहले जो वॉल्यूम था n इंटू 4/3πr³, ये बराबर होगा इस बड़ी बूंद के वॉल्यूम के बराबर। तो एक रिलेशन जो हमें इम्पोर्टेंट मिला वो है n इक्वल टू r⁻³ यानी कि n जो होता है बिग ड्रॉप की रेडियस का क्यूब स्मॉल ड्रॉप के एरिया का क्यूब, रेडियस का क्यूब। r³ बराबर r³/n या r बराबर r/n⁻⁴। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये फॉर्मूला दोनों में काम करेगा, जब आप n छोटी बूंदों से एक बूंद बनाएं या एक बूंद को n छोटी बूंदों में तोड़ें, तो ये n का तो ये रिलेशन हमेशा काम में आएगा। वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो पहले जो एरिया था वो n इंटू 4πr² था, और अब एरिया हो गया 4πR²। तो ये वर्क डन आ जाएगा T इंटू 4πNr² माइनस r²। r की जगह आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो r² की जगह आ जाएगा r²/n⁻²/3, और ऊपर पावर 1 है, तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन सामने आ जाएगा, और ये होगा 4πT। इसकी जगह कैपिटल R² डिवाइडेड बाय n⁻²/3, तो n⁻⁴ माइनस 1। इसके अंदर r जो है वो बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस है।
सरफेस टेंशन जो मैंने पढ़ाया आप इतना पढ़िएगा। और सरफेस टेंशन के 2 DPP दिए मैंने आपको। DPP नंबर 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 15 तक कर सकते हैं, इसमें आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दाएं बाएं का आप दिमाग मत लगाइएगा, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं आप उसको मोबाइल को दोबारा स्टॉप करके पॉज करके देखिएगा और उसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।